आज मैं मुद्रा के मूल्य के माप और इंडेक्स नंबर के बारे में बताऊंगी। मुद्रा और वस्तुओं के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अगर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब यह होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति ही गिर गई और उसका मूल्य कम हो गया है। इसके अलावा अगर वस्तु के मूल्य में गिरावट आ जाए तो इसका मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई अब पहले से अधिक वस्तु खरीद सकती है, यानी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति से नापा जाता है और इसमें परिवर्तन वस्तु मूल्य के परिवर्तन के साथ साथ होता रहता है। मुद्रा मूल्यों में यह वृद्धि और कमी अगर लगातार होती चली जाए तो सारा अर्थतंत्र ही परेशानी में पड़ जाएगा। तो मुद्रा का मूल्य मापने में एक महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य मापने के लिए मुद्रा एक माध्यम है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य नापने का कोई एक माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा के बदले में तो अनेक वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। अगर व्यवहारिक जीवन में मुद्रा के केवल तुलनात्मक और सापेक्ष मूल्य ही नापे जा सकते हैं। सूचकांक और इंडेक्स नंबर मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नापने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है और इंडेक्स नंबर बनाने के दो उद्देश्य भी होते हैं। पहला उद्देश्य तो यह होता है कि देश में मूल्य स्तर में कितना परिवर्तन हो रहा है इसकी जानकारी होती है और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि मूल्य परिवर्तन से समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो सूचकांक बनाने के बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सामान्यतया जीवन में काम आने वाली अधिक से अधिक वस्तुओं का समावेश किया जाए और इसमें हम यानी इस बात की कोशिश करें कि वस्तुओं का चुनाव करते समय यथासंभव हम मानक और वर्गीकृत वस्तुओं को अलग कर दें, यानी छांट दे दें। तो मदों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सूचकांक किसी विशेष वर्ग के लिए तैयार किया गया हो तो उस वर्ग के नियमित काम में आने वाली वस्तुएं ही सूचकांक बनाने में शामिल होगी। और दूसरी बात यह है कि मदों का चुनाव करने के बाद हमें ये निश्चित करना होगा कि मूल्य सूचकांक बनाने में हम किन मदों को रखें, यानी होलसेल प्राइसेस का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि थोक मूल्यों में क्षणिक परिवर्तन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी हमें तुरंत ही यह एहसास होने लगता है कि थोड़ा सा परिवर्तन अगर आया तो थोक मूल्य में होने वाला परिवर्तन प्रभावित होता है, दृष्टिगोचर होता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। साथ ही थोक मूल्य बड़ी बड़ी मंडियां और समाचार पत्र और बाजार समाचार पत्र से हमें जानकारी इसकी मिलती है। तो इन मूल्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान में कम अंतर पाए जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जब हम रिटेल प्राइस की बात करते हैं तो फुटकर मूल्य अधिकांश स्थानों पर एक दूसरे से अलग मिलते हैं। इसलिए ये निश्चित करने में कठिनाई तो होती है कि फुटकर मूल्य अगर लिया भी जाए तो किस मंडी से लिया जाए और किस क्षेत्र से लिया जाए। कभी कभी सूचकांक ऐसे वर्ग के लिए भी बनाए जाते हैं जिसमें फुटकर मूल्यों का प्रयोग ही उचित माना जाता है, जैसे मजदूर वर्ग के लिए बनाया गया इंडेक्स। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए सूचकांक तैयार करने में फुटकर मूल्यों का प्रयोग करना अधिक उचित और अधिक यानी सही प्रतीत होता है। और तीसरी बात यह है कि सूचकांक सदा तुलनात्मक अंक ही प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर इसे निश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है कि मूल्य परिवर्तनों की तुलना कौन से समय के मूल्यों से की जाएगी। इसलिए आधार वर्ष का चुनाव करते समय कोई असामान्य यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ष ना हो, यानी वो वर्ष जहाँ की जिस वर्ष में बहुत ज़्यादा फसल का प्रोडक्शन हुआ है, यानी वो वर्ष जिस वर्ष में बहुत ही कम उत्पादन हुआ है, ऐसे असामान्य वर्ष का चुनाव ना किया जाए। और साथ ही साथ आधार यानी एक बार आधार चुनने के बाद ये आवश्यक नहीं कि उस वर्ष को सदा के लिए आधार बना दिया जाए। तो अगर मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन हो गया हो और वो किसी भी दृष्टि से सामान्य ना
रह गए हों तो आधार वर्ष में परिवर्तन कर देना चाहिए। और औसत का चुनाव, यानी आधार वर्ष का और चालू वर्ष की कीमत के प्रतिशत का औसत निकालकर दोनों की तुलना की जाती है। चालू वर्ष के औसत को सूचकांक कहते हैं और चालू वर्ष का सूचकांक अधिक होने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमत स्तर बढ़ गया है। तो निर्देशांक बनाते समय अंकगणितीय औसत का प्रयोग किया जाता है। और पांचवी बात यह है कि अगर सूचकांक बनाने में भार का प्रयोग करना आवश्यक समझा जाए तो उसकी मात्रा निर्धारित करने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यानी भार का मतलब, यहाँ पर वेट का मतलब यह है कि कुल व्यय के अनुसार ही देने हों तो तब कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन अगर महत्व के अनुसार भार देने हों तो उनका आपेक्षिक महत्व निश्चित कर दिया जाता है। जैसे गेहूं और चावल, उसका प्रोपोर्शन होगा 3 और 2, चीनी चाय 2 और 1, और कभी कभी भार प्रत्यक्ष रूप में ही निश्चित कर दिए जाते हैं। जैसे गेहूं 3, चावल 2, चीनी 3, वस्त्र 1। यानी इसी तरीके से आपका फिक्सेशन ऑफ वेट्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन में काम में आने वाली सभी वस्तुओं का प्राय एक जैसा इम्पोर्टेंस नहीं होता। कुछ वस्तुओं पर आय का अधिक भाग खर्च किया जाता है तो कुछ पर कम खर्च किया जाता है। जिस वस्तु पर आय का अधिक भाग व्यय किया जाता है उसे उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसे अधिक भार दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को उन पर किए जाने वाले व्यय के अनुपात में भार दिया जाता है। तो भारतीय सूचकांक बनाते समय साधारण सूचकांक के समान आधार वर्ष के मूल्य को 100 मान लिया जाता है और इसमें निश्चित भार का गुना कर दिया जाता है। इस प्रकार आधार वर्ष का सूचकांक 100 यानी माना जाएगा और इसके बाद वर्तमान वर्ष की कीमत के आधार पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर उसमें वस्तु के भार का गुना कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमको निकलता है आपका वेट इंडेक्स नंबर। और वेट इंडेक्स नंबर के अलावा हमको ये देखना है कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में बहुत सारे कई तरह के इंडेक्स नंबर हैं। यह सूचकांक यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, यह सूचकांक किसी भी देश अथवा क्षेत्र में जीवन निर्वाह व्यय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है इसको यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है। थोक मूल्य सूचकांक यानी देश में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन मापने के लिए प्राय थोक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी श्रमिक वर्ग, देश के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और इसकी समस्या को ठीक से जानने के लिए उन स्थानों में श्रमिकों के काम में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के रिटेल प्राइस के आधार पर सूचकांक तैयार किया जाएगा। यह हो गया आपका कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर यानी वर्किंग क्लास। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। देश में औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मासिक और वार्षिक सूचकांक तैयार किए जाते हैं और इस सूचकांक से कृषि और उद्योग की प्रगति कितनी हुई है इसका हमें पता लगता है। स्टॉक या शेयर बाजार में विभिन्न वर्गों की प्रतिभूतियों के मूल्य के सूचकांक भी तैयार किए जाते हैं जिनसे न केवल विभिन्न वर्गों की प्रतिभूति के मूल्य में परिवर्तन का ज्ञान होता है बल्कि उन उद्योगों की प्रगति की जानकारी भी मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्री की प्रतिभूति के मूल्य बढ़ने से का मतलब है कि स्टील उद्योग उन्नति कर रहा है। इसके अलावा किसी उद्योग से संबंधित प्रतिभूति अगर घट रहा है उसका मूल्य, तो हम कहते हैं कि वो उद्योग अवनति की स्थिति में है, मंदी की स्थिति में है। व्यापार संबंधी सूचना देश के देशी और विदेशी व्यापार की प्रगति की सूचना देता है। तो मूल्य सूचकांक कई तरह के हो गए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, नंबर ऑफ होलसेल प्राइसेस, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, और आपका हो गया प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर,
इंडेक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्राइसेस और ट्रेड इंडेक्स नंबर। अब हमें देखना है कि मूल्य सूचकांक की उपयोगिता किस तरह से है, यूटिलिटी इसकी किस तरह से है, इसका इम्पोर्टेंस किस तरह से है। तो हम देखते हैं कि मूल्य सूचकांक देश के मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जिसके आधार पर महंगाई भत्ता, आपका है विशेष वेतन आदि निश्चित किए जाते हैं। कुछ देश में मजदूरों के कुछ वर्गों की वेतन वृद्धि का सीधा संबंध होता है, सूचकांक से ही जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूचकांक मजदूर और मालिक में मजदूर संबंधी जितने भी विवाद हैं वो भी तय करने में मदद करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रायः सरकारी विभाग और अन्य संस्थाएं तैयार करती हैं। तो इसमें वेतन वृद्धि का आधार बनाया जाता है। अगर मजदूरी अनुचित रूप से अधिक वेतन की मांग करें तो सूचकांक का प्रमाण देकर उन्हें उचित राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एडॉप्शन ऑफ ए प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी। सूचकांक वस्तुओं और मुद्राओं के बदले बदलते हुए मूल्यों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें देखकर देश की केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बैंक उचित मॉनेटरी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करेगी, जिससे मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाई जा सकती है। इससे देश की सारी अर्थव्यवस्था पुनः व्यवस्थित यानी मैनेज की जा सकती है, और वस्तु के मूल्य में वृद्धि क्षणिक हो तो उसके प्रभाव को मूल्य नियंत्रण तथा रैशनिंग सिस्टम से कम किया जा सकता है। और सूचकांक कर पॉलिसी को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अगर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो आरामदायक वस्तुएं जितनी भी हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, कंफर्टेबल गुड्स हैं, उस पर कर वृद्धि की स्थिति में सरकार उन उपभोक्ता वस्तुओं को कर मुक्त कर देती है। यानी आरामदायक और विलासिता से परिपूर्ण वस्तुओं के पर वो कर बढ़ाएगी, और साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर वो कर को कम करेगी, जिससे निर्धन वर्ग को, उपभोक्ता वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा यानी फ़ायदा हो और उनका आर्थिक भार कुछ कम हो सके। और सूचकांक के आधार पर हम मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। यानी मुद्रा के मूल्य में मुद्रा का परचेजिंग पावर किस तरह से घट रहा बढ़ रहा है, इसका हम पता लगा सकते हैं। सूचकांक की सहायता से समाज में किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति की दो अवधियों की तुलना की जा सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सूचकांक की सहायता से हम ऐसे तथ्यों को नाप सकते हैं जो अन्य किसी साधन से हम नहीं नाप सकते। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भावात्मक तथ्यों को सूचकांक की सहायता से सरल और यानी अच्छे तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस संबंध में बॉले के अनुसार निर्देशांक किसी मात्रा में ऐसे परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिन पर हम प्रत्यक्ष रूप से ध्यान नहीं दे पाते, यानी इसके इतने ज़्यादा फ़ायदा हैं। और इन सारे फ़ायदा के साथ हम देखते हैं कि कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि पहले तो हम ये देखें कि वो संपूर्ण तथ्यों का प्रयोग ना करके केवल नमूने और तथ्य ही काम में लाते हैं, किंतु यह सर्वमान्य है कि कुछ सूचकांक पर्याप्त संख्या में अंकों का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष निश्चय ही सत्य के निकट होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि उनकी उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी उपयोगिता के साथ साथ बहुत विश्वसनीय ये नहीं है। तो यहाँ पर तुलना संबंधी कठिनाई भी आती है। जीवन निर्वाह सूचकांक प्राय कुछ विशेष वर्गों के लिए बनाए जाते हैं, और कभी कभी इनकी तुलना अन्य क्षेत्रों के उन्हीं वर्गों के सूचकांक से नहीं की जा सकती। तो क्योंकि देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले एक ही वर्ग के लोग भी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो ये कठिनाई आ जाती है। और तीसरी बात यह है कि सही मूल्यों की जानकारी करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और निर्देशांक की उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी उपयोगिता उसी समय होती है जब आधार वर्ष का सही चुनाव किया जाए। अगर इसके चयन में गलती हो जाए तो ऐसे वर्ष को आधार वर्ष चुन लिया जाए जो कि आर्थिक दृष्टि से असामान्य हो, तो निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। निर्देशांक मात्र समान रूप से सत्य होते हैं और औसत प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। ये निष्कर्ष व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू नहीं होते,
और ये संभव है कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में उतना परिवर्तन ना हुआ हो जितना कि सूचकांक प्रकट कर रहा है, यानी सूचकांक बता रहा है। तो इन सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा कि मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को बिल्कुल सही रूप में, ना तो व्यवहारिक रूप में और ना शायद सैद्धांतिक रूप में नापा जा सकता है। फिर भी पर्याप्त सावधानी रखते हुए परिवर्तन को सूचकांक की सहायता से व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मापा जाता है। यानी फिर भी इंडेक्स नंबर के द्वारा हम मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हमें हो जाती है।